एक बड़ा सवाल दोस्तों, चंद्रयान 3 100% हमें बिलीव है 23 और या फिर 24 ऑफ अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड करेगा और इतिहास रच देगा। लेकिन इस लैंडिंग की तस्वीरें, इसका वीडियो क्या लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकेगा चंद्रयान 3? क्या उस इक्विपमेंट और उस टेक्नोलॉजी से लैस है चंद्रयान 3? क्या इसरो के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है? ठीक वैसी टेक्नोलॉजी जो आज से 54 साल पहले नासा ने अपने अपोलो मिशन में लगाई थी, जब पहली बार एक एस्ट्रोनॉट ने चांद की सरफेस पर कदम रखा था। और उस वक्त, आज से 50 साल पहले, पिछली सदी की बात कर रहे हैं हम आपसे, उस वक्त नासा ने उस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चांद से लाइव टेलीकास्ट किया था। जो चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने का जो घटना थी, जो इवेंट थी नील आर्मस्ट्रांग की, उसे लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था धरती पर चंद्रमा से। और 600 मिलियन लोगों ने अपने टेलीविजन पर बैठकर चांद पर मानव के पहले कदम की तस्वीरें देखी थी। अब सवाल यह है, क्या चंद्रयान आज 50 साल बाद वो रिपीट कर पाएगा? क्या चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की लाइव तस्वीरें भारत के हर घर में टेलीविजन पर टेलीकास्ट की जा सकेंगी? क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इसरो के पास है कि वो चांद से धरती तक लाइव वीडियो फीड भेज सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 ने ऐसा कर दिया और इसरो के पास वो टेक्नोलॉजी है, तो ये तो मान लीजिए कि हर वीडियो प्लेटफॉर्म पे टॉप ट्रेंडिंग पर रहेगा वो वीडियो। हर टीवी चैनल की टीआरपी उस दिन स्काई रॉकेट करने लगेगी, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। क्योंकि चंद्रमा के जिस हिस्से पर कदम रखने जा रहा है भारत का चंद्रयान 3, वो वाकई में सबसे अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है। वो सबसे अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है चंद्रमा का। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी आज से 54 साल पहले अमेरिका के पास, नासा के पास, जो उसने उस वक्त चंद्रमा की सतह से लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया था धरती पर। भैया आजकल अगर आप किसी से पूछें क्या खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा आपने, थोड़ा सा इंटीरियर गांव तरफ चले जाइए, आपको मोबाइल का कवरेज नहीं मिलेगा। तो फिर चांद से वीडियो करना कितना मुश्किल होगा, जरा सोच के देखिए। आप अपने घर वालों से जरा आउट ऑफ स्टेशन क्या चले जाएं, उनसे मोबाइल पर वीडियो कॉल करते हैं, कितने ग्लिचेस आते हैं, कितने बार कटता है फोन, रिकनेक्टिंग। हमारी धरती पर इतना कवरेज इशू है, तो चंद्रमा तक आखिर कैसे वीडियो पहुंच सकेगा, या चंद्रमा से वीडियो कैसे धरती तक आ सकेगा? आइए समझते हैं कौन सा करामात किया था अमेरिका ने, नासा ने सन 1969 में, 1969 में, जब उन्होंने वहां से लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किया था। दोस्तों, ये बात थी 1960 के दशक की। अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों नेक टू नेक लड़ाई कर रहे थे, दोनों को एक दूसरे से अपने आप को ऊंचा दिखाना था। अब रशिया ने यहां बाजी मार ही ली थी, पहली बार अंतरिक्ष में अपना इंसान भेज करके, यानी कि यूरी गागरिन, वो दुनिया के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बने। उस समय अमेरिका रह गया था पीछे, उसे थी काफी ज्यादा जलन, और इसलिए अमेरिका कोई मौका नहीं चूकना चाहता था। वो दिखाना चाहता था दुनिया को और रशिया को कि वो किसी से भी कम नहीं है, और वो चंद्रमा पर, मून पर एक मैन्ड मिशन भेजना चाहता था, यानी कि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के कदम चंद्रमा पर रखना चाहता था। और उसके लिए उसने ये प्लान किया किस प्रकार से रॉकेट बनाया जाए, किस प्रकार से उसके अंदर स्पेस शटल को ऐड किया जाए और उसमें इंसानों को बैठाकर, एस्ट्रोनॉट्स को बैठा करके चंद्रमा की सतह तक पहुंचाया जाए। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि दुनिया विश्वास कैसे करेगी, किसने देखा भाई चंद्रमा में क्या हुआ? तो इसके लिए अमेरिका ने, नासा ने प्लान किया था कि वो इस पूरी घटना का लाइव टेलीकास्ट करेगा। और आज तक भी आप देखते हैं कई सारे कंस्पिरेसी थियोरिस्ट जो हैं वो लगातार ये बोलते रहते हैं कि नासा ने जो दिखाया था चंद्रमा पर उतरने वाला, वो सारा कुछ फेक था, स्टूडियो में किया गया था, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब बात झूठी है। रियल में अमेरिका उतरा था चंद्रमा की धरती पर, और उसी को सत्यापित करने के लिए अमेरिका जानता था, नासा जानता था ये सारे सवाल उस वक्त खड़े होंगे। ये 1969 में शायद कोई बिलीव नहीं करता कि इंसान चंद्रमा पर पैर रख सकता है, अनबिलीवेबल बात थी। और जो प्रोपेगेंडा वॉर चलता था, जो कोल्ड वॉर चल रही थी तो चली रही थी, लेकिन जो प्रोपेगेंडा वॉर उस वक्त चलता था उसमें रशिया कहीं ज़्यादा 20 था और अमेरिका उस वक्त भी 19 था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका नहीं चाहता था कि उसके इस प्रोजेक्ट, इस मिशन को, ये जो अफवाहें हैं वो निकल जाएं। इसीलिए वो चाहता था कि पूरी दुनिया को लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया जाए। अब इसमें चक्कर में पड़ गए जो नासा के साइंटिस्ट थे, भाई हम कैसे करें ऐसा? वहाँ से हम कम्युनिकेशन करें हमारे ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सेंटर के साथ में। ट्रैकिंग और टेलीमेट्री सेंटर वो होता है जो किसी भी रॉकेट, शटल, सैटेलाइट को ट्रैक करता है, उसके पोजीशन को ज्ञात करता है। धरती पर होता है वो स्टेशन। तो उसमें जो सिग्नल रहते हैं, जो सैटेलाइट हो गया, स्पेस शटल हो गया, रॉकेट हो गया, सिग्नल छोड़ता है, वो सिग्नल रिसीव करते हैं एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ में, जो धरती पर अर्थ बाउंड जो स्टेशन होते हैं।
भारत में ये काम जो है इसरो के लिए इस ट्रैक करता है, ISTRAC बेंगलुरु में स्थित है, टेलीमेट्री एंड ट्रैकिंग जो वहाँ स्टेशन है इसरो का। तो ये काम अब नासा को करना था भैया कि वो टेलीमेट्री भी करना है, कमांड भी भेजना है कि हाँ मुड़ो, वहाँ उतरो, ये जगह चेक करो। तो कमांड भी भेजना है, टेलीमेट्री भी करनी है, ट्रैकिंग भी करनी है। अब इसमें हम वीडियो और वॉइस को कैसे इंक्लूड करें? उस वक्त तो बैंडविड्थ और कमज़ोर थी, हमारे यहाँ तो बैंडविड्थ अभी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, हम इंटरनेट की एज में थे, उस वक्त इंटरनेट था नहीं। तो 1969 में उस वक्त में जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो आविष्कारक एक स्टार्टअप था, उसका नाम था वेस्टिंग हाउस, उसे कॉन्टैक्ट किया नासा ने, और नासा ने कहा काम कीजिए, आप ऐसा कैमरा बनाइए जो 7 वाट की एनर्जी पर चल सके, क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा बिजली नहीं रहेगी। तो उसके लिए स्पेशली नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, ऐसा कैमरा डेवलप किया गया जो लो लाइट कंडीशंस में काम कर सके और कम बिट रेट। अब देखिए बिट रेट तो आज हम बोलते हैं, उस वक्त क्या होता था, जो स्क्रीन पे आपने अगर पुराने ज़माने की ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देखी होंगी तो आपको समझ में आएगा, उसमें स्कैन लाइन्स होती थी, एक एक लाइन ऐसे बनती थी और उससे पूरी एक इमेज का आभास होता था। इतनी स्पीड से लाइन्स बनती थी कि एक इमेज था, उसका आभास होता था। तो उस वक्त 525 स्कैन लाइन्स का जो है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का जो है कैमरा आया करता था। 30 फ्रेम्स 24 फ्रेम्स का आता था उस वक्त कैमरा पर सेकेंड, ये जो होता था। तो अब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो 525 स्कैन लाइन्स थी उसको कम किया, 325 स्कैन लाइन्स कर दिया पर सेकेंड। और जो फ्रेम रेट था, एक सेकंड में कितनी फ्रेम नजर आएगी, चलती हुई चलचित्र बोलते हैं ना उसे, अलग अलग फ्रेम रहती है, उसमें अलग अलग चलचित्र दिखता है, तो वो 10 फ्रेम कर दिया उन्होंने वेस्टिंग हाउस कंपनी ने। उसके बाद उसने क्या किया, जो बैंडविड्थ था उसे बहुत नैरो करके क्या किया, एक ही बैंडविड्थ बनाया, नया बैंडविड्थ टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया, उसका नाम रखा गया यूनिफाइड एस बैंड। अब इस यूनिफाइड एस बैंड में टेलीमेट्री के लिए सिग्नल्स भी थे, कमांड सेंटर के लिए जो सिग्नल थे वो भी थे, वॉइस जो था कैमरे सारे थे वो भी था, और टेलीविजन डेटा भी था। तो अब ये तय कर लिया गया एक एंटीना से एक बैंडविड्थ बनाई जाएगी यूनिफाइड एस बैंड, और इसमें आपका टेलीमेट्री, कमांड, वॉइस, टेलीविजन डेटा सब कुछ रहेगा, एंटीना एक ही रहेगा। अब क्या किया, जो कैमरा था, कैमरा जो है उसको इस प्रकार से बनाया गया कि वो रेडिएशन को झेल सके, रेजिस्टेंट है रेडिएशन के, कॉस्मिक रेडिएशन बहुत होता है मून पर क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, और वहाँ तापमान का उतार चढ़ाव तो बहुत ज़बरदस्त होता है। वहाँ पर रात होती है जहाँ पर यहाँ सूरज की रोशनी जब नहीं पड़ती तो -157 जो है सेल्सियस पहुँच जाता है टेम्परेचर, और जब धूप लगती है तो 127 डिग्री सेल्सियस हो जाता है वहाँ टेम्परेचर, तो उसको झेलना भी था उस कैमरे को। तो अब क्या किया गया, कैमरा उस तरीके से बना लिया गया। अब कैमरे को क्या किया गया, लूनर मॉड्यूल, यानी कि वो लूनर मॉड्यूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठ करके नीचे उतरते लूनर सरफेस पर, उसमें लगा दिया गया इस कैमरे को, और उसे अटैच कर दिया गया इलेक्ट्रिकल केबल से। अब वहाँ पर वो जो शटल था उनका उतरा लूनर मॉड्यूल, और कैमरा ऑन हुआ। अब दिक्कत ये थी कि इस सिग्नल को कैसे धरती तक भेजा जाए, तो उसके लिए क्या सिस्टम इन्होंने सेटअप किया था, लूनर मॉड्यूल में लगा था कैमरा कनेक्टेड था इलेक्ट्रिक जो है क्या बोलना चाहिए केबल से, और एक एंटेना था जो कि लूनर मॉड्यूल में ही फिट था। वो एंटेना यूएस बैंड यानी कि यूनिफाइड एस बैंड के सिग्नल को भेजता था धरती पर, ऑस्ट्रेलिया में जो एक सेंटर था एस्टैब्लिश था नासा का, वहाँ पर भेजता था, और वहाँ से नासा जो था उस सिग्नल को, उस ब्रॉडकास्ट सिग्नल को पकड़ करके उसमें से इमेजेस को निकालता था, और उसके बाद वापस एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भेजता था, और वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसे जो नासा का कंट्रोल सेंटर, कमांड सेंटर है, वहाँ भेजती थी, और वहाँ से फिर इसे लाइव किया गया था, ब्रॉडकास्ट किया गया था, और 600 मिलियन लोगों ने पूरी धरती पर बैठ करके देखा था। तो कुछ इस प्रकार का सेटअप वहाँ पर किया गया था, और इस कैमरे से जो इन्फॉर्मेशन है और जो चीज़ें, जो घटनाएं उन्हें कैप्चर किया गया था। अब ये बात हम कर रहे हैं 1969 की दोस्तों, और अब आते हैं चंद्रयान 3 पे। चंद्रयान 3 पे डेफिनेटली कैमरे तो लगे होंगे, पर क्या ये कैमरे लाइव वीडियो भेज सकेंगे, और अगर भेज सकेंगे तो क्या उन्हें टेलीविजन पर लाइव उसी प्रकार से दिखाया जाएगा जिस प्रकार से अमेरिका ने दिखाया था अपने ऐतिहासिक उस पल को कैद करने के लिए। और हम सब ने बहुत अच्छी तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लाइव देखा था, पर क्या हम उसकी लैंडिंग को भी लाइव देख पाएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा रहस्य है। ये तो इसरो की तरफ से पता चलेगा। चांसेस ये हैं कि उसकी लैंडिंग को शायद लाइव ना दिखाया जाए, जब लैंडिंग हो जाए तब उसकी तस्वीरों को बाद में जो है टेलीविजन पे दिखाते हुए उसके बारे में चर्चा की जाएगी, ऐसा हो सकता है। पर बेहतर होता अगर चंद्रयान 3 पे लाइव कैमरा लगा रहता है, हालांकि उसमें लगा ही होगा, तभी उसको देखते हुए जो साइंटिस्ट हैं उसको लैंड करवाएंगे। देखना ही होगा कि किस तरीके से हो पाएगा, मुश्किल काम लग रहा है, लेकिन ये कदम अगर उठा लेता चंद्रयान 3 तो ऐतिहासिक मोमेंट जो है सॉफ्ट लैंडिंग का चंद्रयान 3 का 100% हमको श्योरिटी के इस बार कर ही लेगा चंद्रयान 3, तो उसका जो नज़ारा है यार वो पूरे भारतवासी देख पाते। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसा हो? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा होगा? क्या हम सब लाइव बैठकर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को देख पाएंगे? लाइव वीडियो, क्या हम चंद्रमा के सरफेस पर एक भारतीय लैंडर के उतरते, प्रज्ञान रोवर के चंद्रमा की सतह पर चलते विचरते हुए वीडियो हम देख पाएंगे लाइव?
क्या ये पॉसिबल है या फिर हमें रिकॉर्डेड वीडियो देखकर संतोष करना पड़ेगा? आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बनने के लिए दिल से धन्यवाद।